मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी फाइनल ईयर। जैसा कि सीआरपीसी पे अरेस्ट पे जो लेक्चर चल रहा है उसमें पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 42 की बात की थी और 42 में नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी है। और पहले के लेक्चर्स अगर आपने देख रखे होंगे तो मैंने एक ग्राफिक के माध्यम से आपको बताया था कि अरेस्ट के कौन कौन से सेक्शन हैं और उसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। तो उसमें 41 और 42 दो ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो 41 और फिर उसका एक्सपेंशन है ABCD जो हमने डिस्कस कर लिया था। कल मैं 42 पे डिस्कस कर रहा था, 42 के प्रोविजन और कुछ प्रोविजन हमने उसकी चर्चा कर भी ली थी। और उसमें एक प्रोविजो का प्रोविजन था जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। और अब आगे तीसरा पॉइंट बताना रह गया था। प्रोविजो में सिर्फ इतना था कि यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंधपत्र भारत के निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। अर्थ यह है कि जब ये बताया था कि जब किसी व्यक्ति से नाम पता लगाने के लिए, उसका नाम और निवास पता लगाने के लिए पुलिस उसको अरेस्ट करती है, तो उसके बाद जब उसका नाम और निवास पुलिस तस्दीक कर लेती है और पता चल जाता है कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति है, तो उसे बंधपत्र पर बिना प्रतिभूति के या प्रतिभूति के यानी विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी एक बेल बॉन्ड मुचलका जिसको कहते हैं निकनेम चालू भाषा में, तो उस पर छोड़ सकती है। लेकिन उसमें कंडीशंस प्रोविजो लगा है कि अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कि विदेशी है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में ये प्रोविजो ये कहता है कि वह भारत के निवासी यानी भारत में जो रहने वाला है उसके द्वारा प्रतिभू दिया जाएगा, यानी उसके ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन बेल बॉन्ड शैल बी एक्सिक्यूटेड बाय द इंडियन सिटीजन। ठीक है, जैसे आमतौर पर अभी आप अजमेर के मामले में देख लीजिए, पुष्कर में अक्सर सैलानी घूमने आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बदहवास से होते हैं, तो पुलिस कई बार उनसे पकड़ लेती है, उनसे पूछताछ करती है, उनके वीजा वजा पता लगाती है, पता चल जाता है कि कहाँ का रहने वाला है। तो कोई किसी तरह की अनहोनी न करे, वो कोई जब तक मान लीजिए कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने का वीजा है, तो पुष्कर में लोग 6-6 महीने रहने आते हैं, तो वहां पर उसकी सिक्योरिटी लेकर वो उसको रिलीज करेगा। तो वहां पर सिक्योरिटी कौन देगा, वो तो विदेशी व्यक्ति है। तो नेचुरली जिस होटल में रह रहा होगा या जिस गांव में रह रहा होगा, जिस लॉज में रह रहा होगा, वहां का व्यक्ति जो है उसका सिक्योरिटी दे देगा। तो इस तरह से 42 के 3 सब क्लॉज है, 1 और 2 के प्रोविजन मैंने बता दिया आपको। अब ये तीसरा प्रोविजन है सब क्लॉज 3, 42 सब क्लॉज 3 जो आपकी स्लाइड्स पे सामने दिख रहा है। ये क्या कहता है, ये प्रोविजन एक बताता है कि यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अविनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या वह बंद पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। तो 42 के सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 ये तीनों मिला के आपको एक साथ पढ़ना है, और तीनों मिला के पढ़ने का निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया जाता है, उस अधिकारी की मांग पर वो अपना नाम पता बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या पता बताता है जिससे उसके बारे में अधिकारी को विश्वास हो जाए या विश्वास करने का कारण है कि वो गलत है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और जब वह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति का नाम और पता, निवास स्थान पता लगाने का पुलिस प्रयास करेगी। अगर उसका सही नाम और निवास स्थान पता चल जाता है तब तो पुलिस उसको बेल बॉन्ड पर रिलीज कर देगी, मुचलके पर रिलीज कर देगी। वो मुचलका सिक्योरिटी और बिना सिक्योरिटी दोनों के हो सकता है, विद सिक्योरिटी और बिना सिक्योरिटी दोनों के हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति अरेस्ट तो कर लिया गया और 24 घंटे तक वो कस्टडी में रहा और उसका नाम पता उसने सही नहीं बताया
या पुलिस उसका सही नाम निवास स्थान पता नहीं लगा पाई, और साथ में मुचलका भी वो नहीं दे रहा है, या मुचलका दे रहा है लेकिन पुलिस जितनी सिक्योरिटी चाहती है वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, तो इन सब कंडीशन में क्या होगा, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। क्योंकि ये तो थंब रूल है कि विद इन 24 आवर, यानी 24 आवर से ज्यादा कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं रख सकता, ठीक है। तो इसलिए उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो वो वहां भी 41 में भी पेश किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। तो वो प्रोविजन 42 में भी लागू होता है कि अगर उसको उसका पता, नाम और निवास स्थान पता नहीं लगा पाई, तो ऐसे कंडीशन में उसको अरेस्ट दिखाया जाएगा और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये 41 और 42 दोनों पुलिस के द्वारा कब अरेस्ट किया जाएगा इसके प्रोविजन है। इसके बाद अरेस्ट में आपने देखा था कि 3 तरह से अरेस्ट हो सकता है। पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है, और मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। तो पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है ये 41, 42 में आपने देख लिया। इसके बाद 43 ये बताता है कि प्राइवेट व्यक्ति कब किसी को अरेस्ट कर सकता है। तो उसके प्रोविजन 43 में दिए हुए हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो जब निजी व्यक्ति द्वारा किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो क्या, कौन अरेस्ट करेगा, कैसे अरेस्ट करेगा, उसकी प्रक्रियाएं क्या होगी। तो 43 में भी सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3, 3 सब क्लॉज हैं। पहले तो ये देख लीजिए। अब जो सबसे पहला सब क्लॉज क्या कहता है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है, ठीक है। कब? 2 कंडीशन दी है। पहला कि ऐसा व्यक्ति जिसने अजमानती और संज्ञेय अपराध किया, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, या वह उद्घोषित अपराधी है, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफिसर है, उसके टीवी पे न्यूज आ गया, अखबारों में छप गया और वो कहीं किसी गांव में या किसी मोहल्ले में छुपा हुआ मिला। तो ऐसे कंडीशन में प्राइवेट व्यक्ति को भी, दोनों ही स्थितियों में प्राइवेट व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है। तो क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। कर सकता है जहां का मतलब है कि अगर वो सक्षम है जब तो उसको पकड़ लेगा, अगर वो सक्षम नहीं है तो कुछ लोगों की सहायता लेगा या पुलिस को सूचना देगा। और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। तो यानी प्राइवेट पर्सन को गिरफ्तार करने या करवा लेने का अधिकार तो है, लेकिन वो अपने पास रखेगा नहीं, जितना जल्दी हो। अनावश्यक विलंब का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी उस व्यक्ति को आपने पकड़ लिया और उससे आप मारपीट कर रहे हो, उससे पूछताछ कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है, यानी एक प्राइवेट पर्सन का काम नहीं है। प्राइवेट पर्सन को केवल ये अधिकार दिया गया है कि वो अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट करते ही नियरेस्ट जो भी पुलिस अधिकारी है उसको अनावश्यक विलंब के उसको देगा। अनावश्यक विलंब मतलब जैसे मान लीजिए कि पुलिस को उसने फोन किया और पुलिस को आने में टाइम लग रहा है, उस दौरान उसने हाथ पैर बांध के उसको डाल दिया या किसी कमरे में बंद कर दिया, तो ये अनावश्यक विलंब नहीं है। उसको थाना दूर है और व्यक्ति उसको पकड़ के और किसी गाड़ी में भर के और थाने ले जा रहे हैं नियरेस्ट पुलिस, तो जाने में जो टाइम लग रहा है ये अनावश्यक विलंब नहीं है। लेकिन अनावश्यक विलंब क्या है कि उस व्यक्ति को पकड़ तो लिया और पुलिस को सूचना नहीं दी और उसके पहले ही सब लोग मिलकर उसकी कुटाई करने लगे, और उसके बाद घंटा 2 घंटे के बाद पुलिस को फोन किया कि इस तरह के आदमी को हमने पकड़ा है, तो ये अनावश्यक विलंब है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वो जो है पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा। यहाँ दोनों जगह कर देगा या करवा देगा इसलिए लिखा है कि अगर वो व्यक्ति जिसने पकड़ा स्वयं सक्षम है तो खुद ही पकड़ लेगा और खुद ही पुलिस के हवाले कर देगा, और अगर स्वयं सक्षम नहीं है तो कुछ लोगों की सहायता से वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करवाएगा और उसके बाद उसको पुलिस के पास भिजवाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर वो नियरेस्ट पुलिस, ठीक है। उसके बाद सब क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अधीन
अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। ठीक है, 41 पे पुलिस बिना वारंट के, आपको याद है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो जो 43 में जो अरेस्ट किया गया है निजी व्यक्ति के द्वारा, ये हो सकता है कि वह व्यक्ति सही नहीं हो, किसी गलत व्यक्ति को भी पकड़ लिया हो किसी ने, तो ये जब पुलिस को हैंडओवर करेगी तो पुलिस उसकी तस्दीक करेगी। और 41 के क्या कंडीशंस थे कि व्यक्ति के संबंध में परिवाद किया गया हो, व्यक्ति के संबंध में विश्वसनीय सूचना हो, इत्तिला हो पुलिस को, या पुलिस के पास संदेह करने का युक्तियुक्त कारण हो। तब इन तीनों आधारों पर 41 में पुलिस अरेस्ट करती है। तो जब इस व्यक्ति को निजी व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा तो 41 के ग्राउंड को भी पुलिस देखेगी। अगर 41 के ग्राउंड सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि फिर से गिरफ्तार करेगी, यानी अरेस्ट बाई पुलिस अब होगा। ठीक है, तो इसका एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि अल्टीमेटली लीगली अरेस्ट करने का अधिकार किसको है? पुलिस को है। फॉर द टाइम बीइंग किसी व्यक्ति को अपने कस्टडी में निजी व्यक्ति तो कर सकता है, लेकिन अरेस्ट कौन करेगा लीगली? पुलिस करेगी। ठीक है, तीसरा सब क्लॉज 3, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है, असंज्ञेय अपराध मतलब 7 वर्ष से अधिक की सजा वाला, 7 वर्ष से कम वाला, 3 वर्ष से कम वाला, एक्चुअली 3 वर्ष से कम और 3 वर्ष से अधिक, ये क्राइटेरिया है संज्ञेय और असंज्ञेय का। तो उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 43 में एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है, लेकिन उसको इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस अधिकारी को सौंप देगा। उसके बाद पुलिस अधिकारी देखेगा कि उसको 41 में गिरफ्तार करना है या 42 में गिरफ्तार करना है। 41 में तो वो तब गिरफ्तार करेगा जबकि उस व्यक्ति के संबंध में कोई परिवाद दाखिल है, उस व्यक्ति के द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किए जाने का युक्तियुक्त संदेह है या इत्तिला है, तब तो 41 में गिरफ्तार करेगा। उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी? 41 ए बी सी डी में जो लिखी है वो प्रक्रिया होगी। अगर उसने कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया है बल्कि असंज्ञेय किया है तो वहां पर 42 की प्रक्रिया लागू होगी। 42 में क्या है कि वो नाम पता अविनिश्चित करने के लिए पूछताछ करेगा। अगर उसने सही नाम पता बता दिया तो पुलिस को लगता है तो उसको म्यूचुअल के पर रिहा कर देगी, विद प्रतिभूति या बिना प्रतिभूति। अगर उसके नाम पता जो बताया वो गलत बताया, यानी पुलिस को संदेह है कि गलत है और उसका पता पुलिस नहीं लगा पाई, तो 42 में जैसा लिखा हुआ है कि उसको वो निरुद्ध कर लेगा और फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और अगर वो विदेशी व्यक्ति निकला तो जो भी स्थानीय व्यक्ति है वो प्रतिभूति देगा। तो इस तरह से 43 की प्रक्रिया है जब निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है। ठीक है, तो 41 और 42 की प्रक्रिया निश्चित तौर पर की जाएगी, भले ही निजी व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किया जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट को भी अरेस्ट करने का पावर है। वो कहां पर है? वो सेक्शन 44 में है। तो सेक्शन 44 कहता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है। इसके 2 सब क्लॉज हैं, 1 और 2। सब क्लॉज 1 पहले देख लेते हैं। ये कहता है सब क्लॉज 1 कि जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, जब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, दोनों मजिस्ट्रेट की चर्चा की गई की उपस्थिति में। तो सामान्य तौर पर जब भी अपराध होता है किसी हल्के में तो पुलिस वहां रहती है, लेकिन कोई ऐसा कंडीशन है जहां पर कि पुलिस नहीं है और मजिस्ट्रेट है, तो वहां पर क्या करेगा मजिस्ट्रेट? वह स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट का घर है और कोई व्यक्ति चोरी करने के इरादे से उसके बंगले में कूद गया। वहां पर पुलिस तो नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगा कि यह व्यक्ति संदिग्ध है और चोरी करने के इरादे से आया है,
अगर वो सक्षम है तो स्वयं पकड़ लेगा, अगर वो सक्षम नहीं है तो अपने यहाँ गार्ड वार्ड जो भी होंगे उनको कहेगा इसको पकड़ो। अगर वो पकड़ में आ गया तो फिर उसके यहाँ क्या होगा, उसके बाद वही प्रक्रिया होगी जो निजी व्यक्ति के द्वारा यानी मजिस्ट्रेट पुलिस को हैंडओवर करेगा। तो व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर देगा। ठीक है, यानी उसको कस्टडी में भेज देगा और कस्टडी में भेजने के बाद वही प्रक्रिया होगी कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा और बेल के लिए। सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उस परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। अब वारंट कब जारी किया जाता है, तो असंज्ञेय अपराध की स्थिति में। ठीक है ना, तो हर जगह हर सेक्शन में दोनों प्रोविजन की बात की गई है, संज्ञेय अपराध में क्या होगा और असंज्ञेय अपराध में क्या होगा। अब यहां पर अगर बात करें तो सब क्लॉज 1 जो है लगभग संज्ञेय अपराध की बात करता है कि मजिस्ट्रेट जो है उसकी अधिकारिता के अंदर कोई अपराध करता है तो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या वो गिरफ्तार करने के आदेश दे सकता है और उसके बाद उसको क्या करेगा, अभिरक्षा में सुपुर्द कर देगा और उसके बाद वो जमानत के प्रावधान जो भी इसके अंदर 436, 437 जो 438, 439 की जो प्रावधान है, बेसिकली 436 और 437 उसके अंतर्गत वो जमानत के प्रावधान करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा जो अपराध किया है उसमें वो कहता है कि वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। वारंट कब जारी करता है, जबकि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध किया और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग की हो, तो वहां पर वो उसको निर्देश दे सकता है। ठीक है, आदेश करने मतलब अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है। और वारंट किससे पुलिस मांगेगी, जिस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन में वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें हो गई कि मजिस्ट्रेट को तो अपने सामने कोई व्यक्ति अपराध किया तो उसको अरेस्ट करने का पावर है, चाहे वो जुरिसडिक्शन में हो या नहीं हो। और सेकंड सब क्लॉज ये कहता है कि वारंट करने का अधिकार हो, यानी वो अपने जुरिसडिक्शन में हो, तो उसके जुरिसडिक्शन में अगर कोई हुआ तब तो वो करेगा ही करेगा हर हालत में, तो खुद भी अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट करने के आदेश भी दे सकता है। लेकिन इसमें भी जो लास्ट लाइन सब क्लॉज 1 का है कि अभिरक्षा में सुपुर्द करेगा। अभिरक्षा में सुपुर्द करने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली डेटिन्यू करने का और उसको पुलिस कस्टडी में रखने का, उसके बाद मजिस्ट्रेट सामने पेश करने का, ये सारा काम कौन करेगा, पुलिस करेगा। तो होल सोल अथॉरिटी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का किसके पास है, पुलिस अधिकारी के पास। ठीक है, बाकी जो निजी व्यक्ति है और मजिस्ट्रेट है ये फॉर द टाइम बीइंग इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस काम करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति समाज में अपराध करके अगर घूम रहा है तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसी की भी कि वो उसको पुलिस कस्टडी में सौंप दे। तो इसलिए 43 और 44 का अरेंजमेंट बनाया गया। ठीक है, इसके बाद एक सेक्शन 45 है जो कि डायरेक्ट अरेस्ट के बारे में तो नहीं है, लेकिन इसको हम एक्सेप्शन क्लॉज के तौर पर देख सकते हैं। सामने की स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन वर्ड लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। तो कोई अगर सशस्त्र सेना बल का कोई सदस्य है तो उसको अरेस्ट से मुक्ति मिली हुई है। ठीक है, सेक्शन 45 में। तो इसके क्या प्रोविजन है, इसमें भी 2 सब क्लॉजेज हैं। इसकी चर्चा हम डिटेल में कल करेंगे। मोटे तौर पर यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बता देते हैं कि धारा 41 से 44 यानी पुलिस द्वारा, निजी व्यक्ति द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा, धारा 41 से 44 तक की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में, ऑफिशियल ड्यूटी, डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी करने में अपने द्वारा की गई या की जाने वाली किसी तात्पर्य किसी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा सहमति नहीं ली जाती। ठीक है, तो सशस्त्र बल अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कब परफॉर्म करता है,
जबकि मान लीजिए उसकी कहीं ड्यूटी लगाई गई है, कोई दंगा फसाद हो रहा है या कोई आतंकवादी को पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए वो जो कार्य कर रहा है उसको ऑफिशियल ड्यूटी कहा जाएगा। ठीक है, और ऑफिशियल ड्यूटी करते समय अगर मान लीजिए कि उससे आईपीसी में बताए गए किसी तरह का कोई एक्ट हो जाता है जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी सहमति प्राप्त नहीं हो गई हो। ठीक है, इसी तरह इसी सेक्शन का जो सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथाविनिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हो या उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे, ठीक है, तब वह उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू माने जाएंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रखा गया हो। तो क्लियर बात है कि सेक्शन 45 सब क्लॉज 1 ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, के फोर्सेस को लागू है, और 45 सब क्लॉज 2 स्टेट गवर्नमेंट के फोर्सेस को लागू है, लेकिन इम्यूनिटी दोनों को बराबर है। यानी अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कोई काम कर रहे हैं तो उसको आईपीसी के अंतर्गत कोई कार्य करने के लिए अपराध नहीं माना जाएगा, यानी अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि यथास्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन न ले ली जाए। तो आज का लेक्चर इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे 46 एंड ऑनवर्ड कि उसके क्या प्रोविजंस हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।